क्या होती है, मशीन लर्निंग का बुनियादी मकसद ये है कि आप जो है डेटा से लर्न करें। पुराने क्या होता था, पुरानी जो एआई थी उसमें जो है जब आप प्रोग्राम बनाते थे तो प्रोग्राम जो है उसके रूल्स भी आप खुद लिखते थे। यानी आप जो इंटेलिजेंस है प्रोग्राम के रूल्स हैं कि किस सिचुएशन में क्या काम करना है, पूरी लॉजिक जो है आपको खुद लिखनी पड़ती थी। मशीन लर्निंग में आप डेटा देते हैं, सारा काम हो जाता है। ठीक है। डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग की एक स्पेशल टाइप है। और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का क्या डिफरेंस है वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर जो है आप सुपरवाइज लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग दो टेक्निक्स होती हैं। ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, आपका जो फीचर है एक्स, वो जो है उसके साथ आप उसकी मैपिंग वाई के साथ कि इस एक्स पे ये वैल्यू होगी वाई की, ये आप साथ साथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जनाब। तो मशीन क्या करता है, मशीन देखता है, मशीन मॉडल को कहता है कि भाई तुम प्रिडिक्ट करो इस एक्स पे क्या आंसर आएगा। आंसर आपको पहले से पता है लेकिन आप मशीन को कह रहे हो तुम भी प्रिडिक्शन करो। जो डिफरेंस आता है उसको हम एरर कहते हैं। अब ये एरर जो है, देखें, जो एरर है, प्रिडिक्शन तो ये है कि मैंने बोला कि भाई आप ये बताओ इस मकान की कीमत क्या होगी। मकान के बारे में आपने बता दिया जो कि आपका एक्स है, फीचर्स है कि मकान जो है उसमें कितने कमरे हैं, ठीक है, जी सर। कहाँ लोकेटेड है, मकान कितने स्टोरी का बना हुआ है, कवर्ड एरिया क्या है, ये आपका एक्स है। प्रेडिक्शन क्या होगी, आपने बोला $1,00,000 का मकान है लेकिन मकान था $1,10,000 का, तो एरर कितना आया, $10,000 का आया। ठीक है। इसके मुताबिक मशीन क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा। जब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी, हमारा मॉडल तैयार हो गया, अब मैं मशीन को कहूँगा कि भाई इसको उठाओ, अब इसको ले जाओ, इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ठीक है। जब रियल लाइफ में चला गया, कोई नया मकान आया, इस मकान की कीमत मशीन को कहेंगे प्रेडिक्ट करो, फिर वो बताएगा कि ये $1.5 लाख का मकान है, 2 लाख। क्लासिफिकेशन में ये है कि आपने बोला कि मैं एक एनिमल है उसके बारे में सारी इनपुट लूँगा, फिर मैं बताऊँगा ये एनिमल कौन सा है। ठीक है। मैंने कहा कि ये एनिमल है, उसके 4 टांगे हैं, ठीक है, उसका वेट इतना है, उसके सर का वजन कितना है, उसके बाल हैं या नहीं है, ठीक है, उसकी आइज का कलर क्या है, ये सारी चीज़ें इनपुट दी और बताया कि अच्छा ये एनिमल कैट है जबकि एनिमल डॉग था। तो ये गलती हो गई मशीन से, फिर मशीन को हम कहेंगे कि भाई तुम अपने आप को एडजस्ट करो। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ जो कि आप लोग नोट कर लें। ठीक है। ख़ास तौर पर पहली बात तो आप ये नोट कर लें कि जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो क्लासिफिकेशन दो तरह की हो सकती है। एक होती है बाइनरी क्लासिफिकेशन, एक होती है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ठीक है। बाइनरी क्लासिफिकेशन में आपका जो लॉस फंक्शन होगा वो होगा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। रिग्रेशन में आपका एरर फंक्शन या लॉस फंक्शन जो है मीन स्क्वायर एरर होगा। एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, लास्ट लेयर का एक्टिवेशन फंक्शन। अगर आप बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो लास्ट लेयर में आप सिग्मॉइड लगाओगे। अगर आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो लास्ट लेयर में आप एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्टमैक्स लगाओगे। और अगर आप रिग्रेशन कर रहे हो तो एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा होगा भाई, कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होगा। रिग्रेशन में लास्ट लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगता। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, जिस पे मैं तीसरे से बात कर रहा था। क्लासिफिकेशन में आपका जो वाई होता है वो डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, 3 या 4 कैटेगरीज या 10 कैटेगरीज कि ये जो तस्वीर है ये किसकी है, ये मेल की है फीमेल की है, 2 कैटेगरीज हो गई। ये जो मिसाल के तौर पर मकान है, ये किस टाइप का मकान है, इसकी प्रोडिक्शन कर दो, मकान की प्रोडिक्शन कर दो भाई कि ये मकान जो है ये पॉश है, ये मकान जो है ग्रेड बी मकान है, ये मकान जो है ग्रेड सी मकान है, मकान के बारे में, यानी ये जो है मकान का लेवल क्या है उसकी प्रोडिक्शन कर रहे हो। तो ये क्लासिफिकेशन है। रिग्रेशन में आप बता रहे हो कि भाई बंदा जो है कितने साल जिएगा, मिसाल के तौर पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, आप बता रहे हो कि मकान की कीमत क्या होगी, आप बता रहे हो कि अगले महीने कोविड में कितने लोग इंतकाल कर जाएंगे। ये जो है आपके पास रिग्रेशन सर है। जो इसके अलावा जी, सर्वाइवल रेट और मोर्टेलिटी रेट है वो भी रिग्रेशन में ही आएगा। सॉरी फिर से बोलिएगा।
सर जो सर्वाइवल रेट है पेशेंट्स का और हाँ, मोर्टेलिटी ये रेट है ये रिग्रेशन में भी है। रिग्रेशन में है, बिल्कुल, राइट? जहाँ पे भी आप रियल नंबर प्रेडिक्शन कर रहोगे ना वो रिग्रेशन में आएगा। इसके अलावा हमारे पास और भी टेक्निक्स हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांसक्रिप्शन करना, आवाज़ आ रही है, आवाज़ को जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है। स्पीच रिकग्निशन, इसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेशन, एनॉमली डिटेक्शन। अच्छा, इसके अलावा जो है जनरेटिव मॉडल्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इस मॉड्यूल में कि आपको शेक्सपियर की पोइट्री मैंने सिखा दी, अब मशीन जो है खुद जनरेट करना शुरू कर दिया। मैंने आपको जो है पिकासो की पेंटिंग दिखा दी बहुत सारी, मशीन जो है अब जो है पिकासो की पेंटिंग जनरेट करना शुरू कर दी। ये जनरेटिव मॉडल्स का काम है, ये हम जो है इंशाल्लाह सीखेंगे। अच्छा जी, तो हमारे पास एक तो फीचर्स होंगे और दूसरा जो है आपके पास वाई होगा। कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं साइकिट लर्न पे। पहले मिसाल के तौर पर ये हमारा जो है, मैं लोड कर लेता हूँ अपने पास। सर रिडंडेंसी का भी प्लीज कॉन्सेप्ट बताना। रिडंडेंसी, अच्छा चलें मैं भी बताता हूँ। तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है साइकिट लर्न में कुछ डेटा सेट्स मौजूद हैं। डेटा सेट बहुत सारे आपको जो है टेंसर फ्लो के अंदर में मिलेंगे। एक एग्जांपल मैं साइकिट लर्न की करा रहा हूँ, फिर हम टेंसर फ्लो पे मूव कर जाएंगे। तो मैंने जो है आइरिस का डेटा सेट लोड किया। आइरिस के डेटा सेट में आपके पास कौन कौन से फीचर्स हैं वो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराए। सीपल लेंथ, सीपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, और टारगेट हमारा सिटोसा और वर्सी कलर और वर्जिनी का। 3 कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशन करनी है हमने, ठीक है। x10 का क्या मतलब है बेटा, ये तो स्लाइसिंग है ना, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। x जो है आपके पास डेटा है, x में बहुत सारी इनपुट रोज हैं। हमने है जी बोला सर। शुरू की 10 रोज दिखा दो, ठीक है। शुरू के 10 सर फ्लावर्स जो लेकिन है, यहाँ पे कोई भी फिगर हम ले सकते हैं 10 की जगह। हाँ 10 की जगह पे मैंने बोला शुरू के 5 रिकॉर्ड्स दिखा दो, तो 5 से फिर ये 5 आ गए, ठीक है। इसमें ये पहली चीज़ क्या है, ये है सीपल लेंथ, ये है सीपल विड्थ, ये पेटल लेंथ और ये पेटल विड्थ, ठीक है। ये एक फ्लावर है जिसकी सीपल लेंथ, सीपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ हमने दे दी, ठीक है। इसके बाद जो है हम जो है इस डेटा को हम स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ट्रेनिंग और टेस्टिंग में क्या होता है, 70-80 का रेशो, 70-30 का, 80-20 का रेशो, कुछ भी आप रेशो रख सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ ट्रेनिंग डेटा हो गया, कुछ टेस्टिंग डेटा हो गया। अब हम जो है इस पर प्रिडिक्शन करते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैंने नेबरहुड क्लासिफायर इस्तेमाल किया, ठीक है, और फिट करा दिया। जिस तरीके से टेंसर फ्लो पे जनाब आली हम फिट करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी फिट करते हैं, बताता हूँ। अब इसकी एक्यूरेसी कितनी आई है, 97% एक्यूरेसी आई है टेस्ट डेटा पे, ठीक है। अब डेटा जो है हमारा ये मौजूद है आपके पास, आप देख सकते हैं। एच जो है उसमें सीपल लेंथ 5.1, सीपल विड्थ 3.5, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ठीक है।
अब डेटा हमारा मुख्तलिफ रेंज में आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि डेटा को नॉर्मलाइज कर दें। तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, मैं जो एक्स है सर उसमें से वैसे नॉर्मलाइज तो समझ आ गया कि 0 to 1 की रेंज में, लेकिन जो डी नॉर्मलाइजेशन है ये हम कब करेंगे? कैसे पता चलेगा कि हमने इसको डी नॉर्मलाइज करना है प्रिडिक्शन वैल्यूज को? तो देखिए, ये आपने समझ नहीं मकान आया। की कीमत जो है ना, मकान है, आपने मकान की कीमत बोली कि भाई क्या है, आपने नॉर्मलाइज करके 0 और 1 की रेंज में ले आए। अब जो आपकी प्रेडिक्शन आएगी वो भी तो 0 और 1 की रेंज में ही आएगी ना। जी सर। लेकिन आपको मकान की असल कीमत मालूम करनी है, तो फिर आप क्या करोगे, आप जो है डी उसको नॉर्मलाइज। डीनॉर्मलाइज करेंगे, ताकि मकान जी की सर। 0 1 की रेंज में हमें वैल्यू थोड़ी चाहिए। जब आप उसको इस्तेमाल करोगे प्रैक्टिकली, तो वहाँ पे आपको डीनॉर्मलाइज करना पड़ेगा। आप उसको दोबारा से क्या करोगे, बोलोगे कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करो और क्या करोगे, मीन ऐड करोगे। जी सर। ठीक है, उसका उल्टा प्रोसेस करोगे जो आपने जो किया होगा। तो नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, नॉर्मलाइज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जी नॉर्मलाइज सर। में शायद आपको पता भी होगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा बता देता हूँ आपको। ठीक है ना। सर वो फॉर्मूला से होता हाँ, है, बस मीन फॉर्मूला है माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इंपोर्ट कर लेते हैं numpy एस एन पी और एन पी डॉट मीन, मैं निकाल लेता हूँ एक्स ट्रेन। ठीक है, ये आ गया मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया एन पी डॉट मीन एक्स ट्रेन, सॉरी एन पी डॉट एस टी डी। ये आ गया हमारे पास डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स ट्रेन में से माइनस कर देंगे मीन को और डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो ये हमारा डेटा जो है नॉर्मलाइज हो गया, इसको स्टैंडर्डाइज भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डेटा है जी सर। उसकी रेंज जो है जो भी आ रही है, लेकिन जो है वो ज़्यादातर इसका मीन जो है 0 होगा डेटा का, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 1 होगा। ठीक है, रेंज जो है वो तकरीबन जो है 4 तक होती है इसकी, 0 -4 से लेके +4 तक की रेंज होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइज्ड हो गया। जी सर। ठीक है, प्रेडिक्शन की हमने। प्रेडिक्शन जो है ये साइकिट-लर्न में कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप अपने क्लासिफायर का और फिट कॉल कर लेते हैं। ये ट्रेन हो गया, ट्रेन होने के बाद जो है प्रेडिक्ट करेंगे, प्रेडिक्ट करके जो वैल्यू आएगी, ये प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो आप पूछ रही है ना प्रेडिक्शन, प्रेडिक्ट के थ्रू आप जो है जो आपके पास आंसर आएगा, ये आंसर आपको पता नहीं होता नॉर्मली ना। जी सर। ये आप जो है जब इसको इस्तेमाल करने जा रहे हो, मिसाल के तौर पर आपको मालूम करना है कि किसी बंदे को कैंसर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, प्रेडिक्शन कराओगे, उसका आंसर आपको पता नहीं होगा। ठीक है, आप प्रेडिक्शन करवा के मशीन की मदद से कोशिश करोगे उसका आंसर मालूम करने सर प्रिडिक्शन जो है वो टेस्ट डेटा पे ही होती है या ट्रेन डेटा पे भी कर सकते हैं? की। प्रेडिक्शन देखें, एक तो ये है कि आपने ट्रेनिंग करा ली, टेस्ट डेटा पे जो आप प्रोडिक्शन कराते हो उसका मकसद ये होता है, आप देखना चाह रहे होते हो उसकी एक्यूरेसी। लेकिन एक्चुअल प्रोडिक्शन तो वो है ना जो फ्यूचर की प्रोडिक्शन है, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। वो नया डेटा होगा, ना वो ट्रेनिंग डेटा होगा ना टेस्ट डेटा होगा, वो नया डेटा होगा जिस पे आप प्रोडिक्शन कराओगे कि भाई इसका, मिसाल के तौर पर मकान की कीमत क्या है, अब किसी को पता ही नहीं है। प्रेडिक्शन तो उस वक्त काम आएगी ना, हमारा मशीन लर्निंग तो उस वक्त काम आएगा जब किसी को कुछ नहीं पता होगा। एक तो हम जो है उसको लैब में जो है मॉडल बना रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं और उसकी एक्यूरेसी चेक कर ली हमने टेस्ट डेटा पे। उसके बाद जब उसको इस्तेमाल करने के लिए लेकर जाएंगे प्रैक्टिकली, वो प्रिडिक्शन है एक्चुअली हमारे असल काम। ठीक है, तो ये हमने जो है यहाँ पे आपने जो है कौन सा मॉडल यूज़ किया है, कि नियरेस्ट नेबर यूज़ किया है। उसके अलावा जो है आप और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ।
आ गए आपके पास, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं आप, जो है सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज़ कर सकते हैं। इनकी वर्किंग अगर आपको ना भी पता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता ही होना चाहिए कि ये सारे जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो ब्लैक बॉक्स के तौर पर। एक चीज़ है आपको उसकी इंटरनल वर्किंग का नहीं पता हो, लेकिन इस्तेमाल तो कर सकते हैं। जैसे एसी है, हमें नहीं पता एसी अंदर से काम कैसे करता है, लेकिन हमें पता है कि ये काम करता क्या है, ठीक है। एसी कूलिंग करता है, इसी तरीके से जो है हमारे पास इतने क्लासीफायर्स हैं। अच्छा, हमारे पास इतने क्लासीफायर्स हैं, ये सारे इस्तेमाल हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, इतने सारे रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इंटरनल वर्किंग इनकी अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसकी इंटरनल वर्किंग देखें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका देख सकते हैं अलबत्ता, ठीक है। जैसे मैं SVM यूज़ कर रहा हूँ, मैंने SVM को इंपोर्ट कराया और इसी जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और svc डॉट फिट करा दिया मैंने एक्स टेस्ट डेटा पे। तकरीबन हर जगह पे एक ही तरीका कार है, आपने ऑब्जेक्ट बनाना है और फिट कॉल करना है। तो ये हमारे पास एक्स टेस्ट और एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दो चीज़ें नहीं है। हमारे पास तैयार हो गया, इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है तो एक्यूरेसी भी हम चेक करें। मैं अभी नॉर्मलाइजेशन जो है तो मैंने बताया तो था आपको किस तरीके से काम करता है, जी लेकिन सर, वो मैंने ये आपने जेड स्कोर वाली बताई है ना, एक्स ट्रेन। और सर अगर मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन करनी है तो फिर वो हम कब करेंगे? वो मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो भी हमने जो है नॉर्मलाइज करना होगा, ठीक है ना। तो दोबारा से इसकी भी 97% आ रही है। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है कि मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन और जो जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन है, ये जो हमने किया ये जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन में आप जो है आपका मीन 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, लेकिन डेटा की रेंज जो है वो 0 1 के दरमियान नहीं होती, बल्कि वो 0 से लेके 4 तक होती है, -4 से लेके +4 तक, ठीक है। जबकि मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन में आप क्या करते हो, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे डिवाइड करते हो हर वैल्यू को। मिनिमम जो है वो माइनस करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करते हो, ताकि आप जो है डेटा को 0 1 की रेंज में लेकर आ जाओ, ठीक है। वो एक अलग टेक्निक है, वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो उसमें डेटा जो है 0 1 की रेंज में आ जाता है। तो ये 2-3 तरीके हैं। मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन है, ये स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है, जो हम अभी कर रहे हैं ना, मीन माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर रहे हैं, ये स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। ये आप जो है पता ही होगा आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। आपने स्टैट्स भी सर पढ़ा ये है आपने, आपने आपको पता ही होगा ये तो। जी सर, सर आपने ये जो SVC जो है यहाँ पर यूज़ किया है, तो हम ये जो है ये क्लासिफिकेशन डेटा में यूज़ करते हैं SVC, या क्वांटिटेटिव डेटा में भी कर सकते हैं? ये हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रिग्रेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, दोनों राइट चीज़ों सर। में। अब थोड़ा सा जो है मैं आपसे बात करना चाहूँगा टेंसर फ्लो के ऊपर, ठीक है। सर एक बेसिक क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। केरस और टेंसर फ्लो जो है इसमें डिफरेंस नहीं समझ आता, आप प्लीज़ अच्छा, काइंडली ब्रीफली बता देंगे? मैं बता देता हूँ। देखिए, टेंसर फ्लो जब आया था ना, तो टेंसर फ्लो एक वेरी लो लेवल एपीआई थी, उस पर डेवलपमेंट करना बड़ा मुश्किल होता था। उसमें जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ख्याल नहीं रखा गया, तो टेंसर फ्लो जो है उस पर काम करना डेवलपर्स के लिए बड़ा मुश्किल था।
उसी ज़माने में जो है गूगल नहीं बनाया था टेंसरफ्लो भी, गूगल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था फ्रैंकॉइस शॉलेट के नाम से। तो उसने जो है एक और लाइब्रेरी बनाई कीरास के नाम से। कीरास जो है तो वो बहुत ज़बरदस्त हाई लेवल एपीआई, जिस तरीके से साइकिट लर्न पे रहते हुए आप फिट कॉल करें मॉडल ट्रेन हो जाता है, तो उस तरह की चीज़ बनाई थी उसने ना। और उसने जो है कीरास को इस तरीके से बनाया था, कीरास जो है पीछे बैकएंड के ऊपर टेंसरफ्लो को इस्तेमाल कर रहा था, या आप चाहें तो थियानो इस्तेमाल करिए। तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ। तो गूगल ने क्या करा, गूगल ने देखा कि कीरास जो है इतना पॉपुलर हो रहा है, तो गूगल ने जो है ना कीरास को उठा के अब टेंसरफ्लो के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। तो टेंसरफ्लो का एक मॉड्यूल बन गया कीरास। तो अब जो है कोई प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं है, आप टेंसरफ्लो कहें कीरास कहें, एक ही बात करें, ठीक है। तो कीरास पे हम एक मॉडल बना के देख लेते हैं। अच्छा, अब मैं जो डेटा इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो पीमा इंडियन डायबिटीज डेटा सेट है, उसको इस्तेमाल करूँगा मैं। कीरास जो है उसको मैं बता दूँ, और डीप लर्निंग भी बता दूँ। मशीन लर्निंग में तो मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को है, मॉडल जो है एरर चेक करता है, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होता है, जी सर। ठीक है। और मशीन लर्निंग में एक प्रॉब्लम ये है, जब डेटा ज़्यादा होता है ना तो काम करना वो काम नहीं कर पाता, वो जो है फिर बैठ जाता है, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको डेटा बढ़ा, तो उसके बाद जो है इसकी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो गई। जबकि डीप लर्निंग जो है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस जो है बढ़ती है, तो परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी। डीप लर्निंग में क्या होता है, आपके पास न्यूरॉन्स जो है, बेसिकली बुनियादी जो चीज़ है उसकी न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स एक इनपुट लेता है, एक लेयर पिछले लेयर के न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, और उसके वेट्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो है अपने पिछले लेयर से डेटा लेते हैं, इनपुट से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ऐड करते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं, बीच में एक एक्टिवेशन फंक्शन भी लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनपुट लेयर है उसमें उतने ही न्यूरॉन्स होंगे जितने आपके फीचर्स होंगे, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी पीमा इंडियन डायबिटीज़ में हमारे पास 8 फीचर्स होंगे, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर, क्योंकि 8 फीचर्स हैं, तो हम इनपुट लेयर पे 8 न्यूरॉन्स लगाएंगे। आखिरी लेयर पे कितने न्यूरॉन्स लगेंगे इसके बारे में भी मैं आपको गाइड कर दूँ। अगर आप रेग्रेशन कर रहे हो तो एक ही न्यूरॉन लगेगा, अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो 2 न्यूरॉन्स लगेंगे, और अगर आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो जितनी कैटेगरीज होंगी, मिसाल के तौर पर आप बताना चाह रहे हो कि ये जो कलर है ये 10 कलर में से कौन सा कलर है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल है, तो क्योंकि 10 कलर है हमारे पास, उनमें से पहचानना है, तो हमारे पास आखिरी लेयर में 10 न्यूरॉन्स लगेंगे, ठीक है जनाब। कीरास में या टेंसरफ्लो में काम करने का तरीक़ाकार क्या होता है, जिस तरीके से आपके पास बच्चों के पास जो है लीगो ब्लॉक्स होते हैं, उनको जोड़ते हैं पजल की तरह, या बिल्डिंग बना लेते हैं, कभी कभी वो जो है गाड़ी बना देते हैं ब्लॉक्स को जोड़ के। ब्लॉक्स का गेम बच्चे बहुत खेलते हैं, तो इसी तरीके से जो है आप कीरास के अंदर काम करते हैं। अच्छा जी। सर इमेज रीसाइज का भी बताते हैं, सब समझ नहीं आती कि कभी पिक्चर 120 150 बाय 150 दिया होता है, कभी 256 बाय 256, ये क्लेरिफाई नहीं होता। अच्छा, मैं भी बताता हूँ। अच्छा जी, देखें इसकी इंस्टॉलेशन तो बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, एनाकोंडा इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो करना है, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ, इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है, आपने जो है सीक्वेंशियल यूज़ किया, और सीक्वेंशियल के अंदर आपने डेंस लेयर लगाना शुरू कर दी, ठीक है। सीक्वेंशियल है और उसके अंदर डेंस है। इसके अलावा हमारे पास कॉन्वोल्यूशन की लेयर्स हैं, LSTM की लेयर्स हैं, ये भी यूज़ किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। 8 फीचर
यहाँ पे हमने बताना है कि बंदे को शुगर है या नहीं है, प्रेगनेंसी, ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज़, एज, इसकी बुनियाद पे हमने बताना है। तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है। 0 का मतलब है कि बंदे को शुगर नहीं है, 1 का मतलब है बंदे को शुगर है। ठीक है, केगल से मिल जाएगा। इसके अलावा जो है मैं आपको मेरी वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे कई डेटा सेट्स पड़े हुए हैं। पहले क्या करना है, मॉडल डिफाइन करना है। कुछ आपने जो है पैकेजेस या मॉड्यूल्स इंपोर्ट भी करने होंगे। ये मैंने इंपोर्ट किया पहले। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कीरास डॉट मॉडल्स कर लें या टेंसरफ्लो डॉट कीरास डॉट मॉडल्स कर लें, एक ही बात है, क्योंकि ये टेंसरफ्लो के अंदर भी है। टेंसरफ्लो डॉट कीरास डॉट मॉडल्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा रैंडम नंबर वगैरह डालना चाहें तो डाल दें, ठीक है, ना डालना चाहें तो ना डालें। अभी डेटा सेट लोड करते हैं, ठीक है, डायबिटीज डॉट CSV के नाम से है। और मैंने क्या करना है, मैंने शुरू की एक रॉ को मैंने छोड़ना होगा, स्किप कराना होगा, क्योंकि पहली रॉ के अंदर जो है हेडिंग्स पड़ी हुई है। ये पहली रॉ मुझे नहीं चाहिए तो मैंने उसको स्किप करा दिया। डेटा सेट आ गया मेरे पास। अगले स्टेप में मैंने क्या करना है, डेटा सेट में से एक्स और वाई अलग करना है। ठीक है सर, जो फर्स्ट रो आपने स्किप करवाई है, यहाँ पे हम नेम्स भी दे सकते हैं, मतलब कॉलम्स। जी जी, उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने भी नमपाई को इस्तेमाल किया ना लोड करने के लिए, आप जो है पेंडास को इस्तेमाल कर लें। जी सर। अब मेरी सारी रोज उठानी है मुझे, लेकिन शुरू के 8 कॉलम जो है मेरे एक्स हैं और आखिरी कॉलम जो है वाई है। ठीक है, मॉडल बनाया मैंने। अब मॉडल जो है यहाँ पे जो ट्रिक है उसको समझना ज़रूरी है आपने। मॉडल जो है आपका सीक्वेंशियल के अंदर जो है आपने सारी चीज़ें डालनी होती हैं। डेंस मैंने लगाया है, इनपुट डायमेंशन मैंने 8 रखी है। अच्छा, ये हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन हमारा रेलू है। नॉर्मली रेलू रखते हैं, लेकिन आखिरी लेयर जो है ना उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। आखिरी लेयर पे आपने जो है, अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो सिग्मॉइड, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो सॉफ्टमैक्स, और अगर रिग्रेशन कर रहे हैं तो कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल नहीं होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। इनपुट डायमेंशन 8 है, फिर उसके बाद 12 न्यूरॉन्स हैं, फिर 8 है, और फिर आखिरी लेयर पे 1। तो ये 4 लेयर लगी हुई है एक्चुअली। एक इनपुट को अगर आप लेयर काउंट करें तो इनपुट लेयर में 8 है। ये जो डेंस लगा हुआ है ये 2 बना रहा है लेयर, एक इनपुट लेयर बना रहा है जिसमें 8 है और एक 12। ठीक है, ये प्रैक्टिस, ये आप जो है ना टेंजेंट कहाँ यूज़ करना चाहिए, रेलू कहाँ यूज़ करना चाहिए, ये प्रैक्टिस के साथ आता है। ये आप जो है एक्सपेरिमेंट करोगे, कभी टेंजेंट एच पे अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, कभी रेलू पे अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी हम देखेंगे ना इंशाल्लाह, जब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे तो बाद सिचुएशंस हैं वहाँ पे टेंजेंट एच अच्छे रिजल्ट दे रहा होता है, जो रिसर्च पेपर्स में आपको मिलेगा। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ दी केसेस आप रेलू ही इस्तेमाल करेंगे। रेलू जो है सबसे अच्छे रिजल्ट देता है इन जनरल। ठीक है, बनाया हमने, उसके बाद जो है मॉडल को कंपाइल किया। कंपाइल करते हुए हमने जो है क्रॉस बताया, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ऑप्टिमाइजर, एडम, ज़्यादातर जगहों पे मैट्रिक्स एक्यूरेसी हम मेजर कर रहे हैं, और इसको मैंने फिट कर दिया। ठीक है, सर, मॉडल डॉट कंपाइल की समझ नहीं आ रही कि इसमें मतलब हम एक्टिवेशन फंक्शन और ये सब देते हैं। ये आप थोड़ा सा ब्रीफली बता देंगे इसके बारे में? कंपाइल करते हुए आपको लॉस बताना पड़ता है। देखिए ना, लॉस पता होगा तो फिर जो है मॉडल जो है काम करेगा ना। लॉस जी फंक्शन जो सर। है कौन सा होना चाहिए, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी या मीन स्क्वायर एरर, कौन सा आप लॉस फंक्शन इस्तेमाल करोगे। ऑप्टिमाइजर भी आपको बताना पड़ेगा। ये सेटिंग्स है ना जो आपको करनी है। मैट्रिक्स बतानी पड़ेगी, आपने एक्यूरेसी देखना है।
इसके अलावा आप प्रिसीशन देख सकते हो, रिकॉल देख सकते हो, अपने मतलब की आप जो है मैट्रिक्स डाल सकते हो। ठीक है, फिट करते हुए आप बताओगे ईपॉक्स कितने रखने हैं, बैच साइज कितना रखना है, और ये मॉडल जो है आपका चल गया। ठीक है, 150 ईपॉक्स पे चलाया हमने इसको, तो ये 150 ईपॉक्स के बाद अब जब ये चल जाएगा तो फिर हमें मॉडल, अच्छा देखें मैं आपको क्लियर कर दूं, मॉडल डॉट एवेलुएट जो है ना वो टेस्ट डेटा पे बताएगा कि आपका जो मॉडल है वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है। प्रिडिक्ट जो है ना, प्रिडिक्ट उस वक्त करेंगे जब आपको वाई पता नहीं होगा। वहां पे जो साइकिट लर्न पे हमने प्रिडिक्ट किया था वो हमें वाई पता था, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे, एक्चुअली हम प्रिडिक्ट को इस्तेमाल करते हुए एक्यूरेसी निकालना चाह रहे थे, इस वजह से हमने टेस्ट डेटा पे करा था। लेकिन प्रिडिक्ट जो है हमेशा उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमें वाई पता ना हो, वो एक्चुअली प्रिडिक्शन है। लेकिन हम वहां पे क्या कर रहे थे, हम वो प्रिडिक्शन करा के अपने वाई के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे ताकि हमें पता चल सके कि परफॉर्मेंस कैसी है। तो वो हम एक्चुअली प्रिडिक्शन नहीं करा रहे थे क्योंकि हमें आंसर तो पहले ही से पता था। प्रिडिक्ट का मेथड करके हम वाई तो निकाल रहे थे, लेकिन हम जो हमें वाई पता था हम उससे कंपेयर करके परफॉर्मेंस निकालना चाह रहे थे। दैट वाज नॉट एक्चुअली प्रिडिक्शन। ठीक है सर, बट ये हमें कैसे पता चलेगा कि वाई हमें ऑलरेडी पता है? मतलब रिग्रेशन में अब नहीं, हमें वाई नहीं पता ये होता। आपको टेस्ट डेटा में तो वाई पता होगा ना आपको, जी सर। ट्रेनिंग डेटा में टेस्ट डेटा में आपको वाई पता होगा। ठीक है, जब आप प्रिडिक्शन कराओगे तो उस वक्त आप क्या करोगे, कोई नया डेटा इस्तेमाल करोगे। जी ठीक सर। है, मैंने यहाँ पे एवेलुएट कराया और मैंने जो है देखा कि मेरा मॉडल जो है 74% एक्यूरेसी आ रही है। अब मैं प्रिडिक्ट कराऊंगा कि एक नया बंदा आ रहा है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है मैं दूंगा एक नए बंदे की। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा एक नए बंदे के मुतालिक कि ये जो बंदा है प्रेगनेंसी जो है एक है। ठीक है, ग्लूकोज लेवल जो है मिसाल के तौर पर 89 है, उसका ब्लड प्रेशर जो है फॉर एग्जांपल 110 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है मज़ीद सारी इंफॉर्मेशन दी मैंने। अब इसका तो मुझे नहीं पता ना कि ये बंदे को ब्लड प्रेशर शुगर है या नहीं है। अब मेरा मॉडल प्रिडिक्ट करके बताएगा इसको शुगर है या नहीं है, हमें तो नहीं पता। जब भी तो हम पता करना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम, ताकि वो हमारी हेल्प कर सके, हमें बता सके कि इस बंदे को शुगर है या नहीं है। अगर हमें पहले से पता होगा तो फ़ायदा क्या है, फिर हम प्रोडिक्शन थोड़ी कर रहे हैं। तो पहले से पता है और हम कंपेयर कर रहे हैं तो उस वक्त हम अपने मॉडल को चेक कर रहे हैं कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसने क्या वैल्यू दी, 0.003। अब ये 0.5 से कम होगी तो हम कहेंगे कि भाई ये शुगर नहीं है, इसको 0.5 से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि शुगर है। सिग्मॉइड का मतलब ही यही होता है, सिग्मॉइड की जो वैल्यू आती है 0.5 से कम हो तो हम 0 लेते हैं, 0.5 से ज़्यादा हो तो 1 लेते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर, कुछ जो बाइनरी क्लासिफिकेशन डेटा सेट्स हैं वो इम्बैलेंस्ड भी होते हैं और फिर हम उसमें F1 स्कोर कंप्यूट करते हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी हम यूज़ करते हैं एज अ मैट्रिसेस। तो जी सर जी वो बिल्कुल। उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करनी। हाँ देखिए, प्रॉब्लम ये है जब आपके पास इम्बैलेंस डेटा होता है ना, तो उसका मतलब ये है कि 90% जो है एक कैटेगरी है, 10% दूसरी कैटेगरी है। अब अगर आपका मॉडल जो है वो अगर ऐसे ही प्रोडिक्शन भी शुरू कर दे, यानी वो हर उसमें कहे कि ये कैटेगरी 1 है, तो फिर भी 90% एक्यूरेसी तो आ जाएगी इसकी। तो इस मौके पे एक्यूरेसी किसी काम की नहीं होती। इस मौके पे हमें क्या निकालना चाहिए, प्रिसीशन निकालना चाहिए, रिकॉल निकालना चाहिए, F1 स्कोर निकालना चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जो है ना, ये जो आपने कंपाइल करते हुए मैट्रिक्स दिया है ना, यहाँ पे आप प्रिसीशन लिखोगे, रिकॉल लिखोगे, F1 स्कोर लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स चेंज कर दोगे तो आपको F1 स्कोर की वैल्यू मिल रही होगी, प्रिसीशन की, रिकॉल की वैल्यू निकल रही होगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में?